मैं डॉक्टर चंद्रेश पारेख और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी बाय गॉय बैलेंस। अर्थात हम गॉय बैलेंस के द्वारा चुंबकीय प्रवृत्ति की गणना करने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि किसी भी पदार्थ की अगर चुंबकीय प्रवृत्ति की या उसकी नेचर की उसके चुंबकीय गुणों की बात करना चाहते हैं ना, तो हमें क्या करना होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना होगा। तो यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होगी, इसके लिए ये छोटा सा एक बार फिर से देखने वाला हमारे पास में डायग्राम है। यहाँ ऊपर वाले पार्ट में हमने दिखाया है कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर अगर पोल नॉर्थ है और साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने वाली बल रेखाएं जैसे ही हम सब्सटेंस को रखते हैं वो दो तरह से प्रभावित होंगी। पहला, अगर पदार्थ ऐसा हो जो उन चुंबकीय बल रेखाओं को, जो कि कहा जा रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, उनको रिपल कर दे, प्रतिकर्षित कर दे। तो ऐसी कंडीशन में सब्सटेंस खुद को अरेंज करता है जो अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी तरफ, और उसके लिए जो मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी होगी काई, उसकी वैल्यू लेस देन 0 रहती है। लेकिन अगर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक होंगे तो इन सब्सटेंसेस के लिए हम कहते हैं कि जो मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी है ना, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है फेरोमैग्नेटिक के लिए, और पैरामैग्नेटिक के लिए ज्यादा तो रहती है बट ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पॉजिटिव होगी और यहाँ पर वो नेगेटिव रहने वाली है। तो पॉजिटिव रहने का मतलब जो सब्सटेंस होगा वो पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक होगा, और अगर नेगेटिव है तो वो सब्सटेंस डायामैग्नेटिक होगा। लेकिन ये जो मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी काई है ना, इसकी गणना हम तभी कर पाएंगे जबकि उस सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे। तो आज हम बात करते हैं उस चुंबकीय प्रवृत्ति की, मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी की गणना या कैलकुलेशन किस तरह से की जाए। देखिए, गॉय बैलेंस कुछ इस तरह की होती है। इस गॉय बैलेंस के द्वारा क्या किया जाता है, और ये जिस तरह से डायग्राम में दिखाया गया है, इसका रिप्रेजेंटेशन हमने किया है, ये पूरा इस तरह से है कि इसके बेस पार्ट में सबसे पहले कंपाउंड को फिल किया जाता है पायरेक्स ग्लास की बनी हुई इस ट्यूब में। ये पायरेक्स ग्लास की बनी हुई है और इसे हम रखते हैं किसके बीच में, दो बड़े मैग्नेट के बीच में, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। इसका एरिया हमें पता होता है, सपोज कीजिए कि A है और इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो रहने वाला है वो अगर H है, तब उसके बाद हम क्या करते हैं कि जिस सब्सटेंस की मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी या चुंबकीय प्रवृत्ति की गणना करनी है उसे इस पायरेक्स ट्यूब में भर दिया करते हैं, और उसके बाद उसे, ये एक स्पेशल बना हुआ थ्रेड है, या ये कहना चाहिए कि घोड़े की पूंछ का बाल है। ये इसलिए काम में लिया जाता है कि एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड से अनअफेक्टेड रहता है और साथ ही बहुत ज्यादा मजबूत भी होता है। इसको हम कलेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के द्वारा। तो ये जो पूरी असेंबली बनी है ये इसी मैग्नेटिक बैलेंस का ही एक पार्ट है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि उस सब्सटेंस को रखने के बाद में स्विच ऑन करके और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है, और जनरेट करने के बाद में फिर उसे कैलकुलेट किया जाता है। अब गॉय बैलेंस के द्वारा क्या करना होगा कि एक रेफरेंस कंपाउंड को यूज में लिया जाता है, और ये रेफरेंस कंपाउंड बड़े बहुत ही काम का है क्योंकि कई एग्जाम्स में इसका नाम, आईयूपीएसी नाम दोनों पूछा गया है। तो देखिए, ये कंपाउंड मरकरी का होता है, इसे हम कहते हैं मरकरी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट सेकंड। और सबसे बड़ी बात है, रेफरेंस इसलिए है इसकी मोलर सक्सेप्टिबिलिटी की वैल्यू सदैव 298 केल्विन के ऊपर कांस्टेंट रहती है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस कंपाउंड को रेफरेंस को लेंगे, उसके बाद में एक अननोन कंपाउंड को लेंगे और दोनों को कंपेयर करके और अननोन कंपाउंड की मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो व्यवस्था है इसको हम कहते हैं
गाय बैलेंस। अब गाय बैलेंस के द्वारा किस तरह से हम इसका निर्धारण करेंगे, इसकी बात करते हैं। अब यहां अगर गाय बैलेंस के द्वारा हमें मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट करना है ना, तो देखिए 3 तरह की व्यवस्थाएं होंगी। फर्स्ट, ये पहला केस है हमारे सामने, केस नंबर 1। इस नंबर 1 केस में जिसे हमने ए कहा है, यहां क्या होगा, ये वो अरेंजमेंट होगा जबकि हम कहते हैं कि मैग्नेट ऑफ है, यानी कि किसी प्रकार का कोई भी चुंबकीय क्षेत्र एक्सटर्नल यहां पर नहीं लगाया गया है। तो उस केस में हम कहते हैं कि जब मैग्नेट ऑफ है तो देखिएगा बैलेंस बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। बाएं और दाएं बैलेंस के जो हिस्से हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, यहां पर किसी तरह का कोई फोर्स काम में नहीं आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। तो 2 कंडीशन हो सकती है। कंडीशन नंबर 2 जिसे हमने बी कहा है, अब यहां क्या हुआ देखिएगा, इस ट्यूब के साथ ही ये ट्यूब कुछ नीचे की तरफ आ जाती है, यानी कि जो बैलेंस होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है। और यहां पर ये डाउनवर्ड आ गया, राइट वाला हिस्सा जो तराजू का जो हिस्सा है। तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि जो सब्सटेंस होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। गाय बैलेंस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये सब्सटेंस को बता देती है कि सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। अब ये पैरामैग्नेटिक हुआ इस कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में अगर राइट वाला हिस्सा अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से जाए, या बैलेंस का लेफ्ट वाला हिस्सा अगर झुक जाता है, डाउनवर्ड आता है, तब हम कहते हैं कि जो सब्सटेंस होगा वो डायामैग्नेटिक होगा। तो इन 3 कंडीशन के द्वारा पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। अब ऐसा क्यों होता है कि बैलेंस झुकती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड कंडीशन में जाती है, हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए गाय बैलेंस काम करती है वास्तव में मास में, जो सब्सटेंस है उसके मास में आए चेंज के द्वारा। मास में चेंज क्यों आता है, मास में चेंज आने का जो रीजन होता है ना, जिसे हमने कहा है डिफरेंस इन अपरेंट मास। अब ये चेंज क्यों आएगा, तो देखिएगा इसके लिए बात वही होती है कि सब्सटेंस को हमने कहा था 2 तरह से है। एक सब्सटेंस जिसमें अगर सब्सटेंस को हम रखते हैं और वो जो एक्सटर्नल लाइन ऑफ फोर्सेस को रिपल कर दे, प्रतिकर्षित कर दे, तो अगर वो प्रतिकर्षित कर रहा है, इसका मतलब क्या रहा, उसके मास में कहीं ना कहीं कमी आएगी। अब इस कमी को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जो फ्रीली हमारे पास में ये जो ट्यूब है ना, ये लगी है F, इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो होता है F इज इक्वल्स टू mg। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बल रेखाओं के रिपल्शन से मास में, जो अपरेंट मास में जो चेंज आता है, उसके द्वारा फोर्स को कैलकुलेट किया जाता है और उसे इक्वेट करते हुए हम क्या करेंगे, सक्सेप्टिबिलिटी को एक इक्वेशन के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि 2 व्यवस्थाएं होगी। पहले केस में जबकि वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो पॉजिटिव डिफरेंस आएगा किसमें, मास में, यानी कि क्या होगा, उसके मास में पहले और बाद में। तो हम सबसे पहले अगर मास को हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड को चालू करने के बाद में फिर से दोबारा मास को कैलकुलेट करते हैं, और जो दोनों का डिफरेंस आएगा ना, m2 माइनस m1, इसको देखेंगे। जाहिर सी बात है कि डेल m कितना होगा, पॉजिटिव, क्योंकि बाद में रखने पर बल रेखाओं को आकर्षण की वजह से m2 की वैल्यू क्या होगी, m1 से ज्यादा होगी। तो इस केस को हम कहते हैं पॉजिटिव डिफरेंस। लेकिन अगर सब्सटेंस इसके विपरीत डायामैग्नेटिक होगा तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, डेल m की वैल्यू, m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। तो इस केस को हम कहते हैं नेगेटिव। तो डिफरेंस कितना कैसा होगा, नेगेटिव डिफरेंस इन अपरेंट मास। तो ऐसे सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो बनता है ना इस केस में, उस ट्यूब को, पायरेक्स ट्यूब को फ्रीली लटकाने पर और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने पर, वो बनती है कुछ इस तरह से, F इज इक्वल्स टू mb माइनस mag इज इक्वल्स टू हाफ। ये मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी है।
इसको कई बार हम x2 माइनस x1 भी कहते हैं, बट ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ये काई ही कहलाता है। हाफ काई 2 माइनस काई 1 ए एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एम बी माइनस एम में क्या होगा, अपरेंट डिफरेंस इन मास होगा, यानी कि मास में आया परिवर्तन, और हम जानते हैं कि मास में परिवर्तन किस तरह से होगा, डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक इन दोनों के लिए अलग अलग से आएगा। जी, अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, उसे उस ट्यूब में सब्सटेंस को डालकर फ्रीली मैग्नेट के बीच में लटकाया है। x1 हम कहते हैं या chi1 हम कहते हैं वॉल्यूम सक्सेप्टिबिलिटी ऑफ मीडियम यूजुअली एयर, यानी कि उस जो एयर है, जो मीडियम है, उसकी सक्सेप्टिबिलिटी है ऑलमोस्ट, हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, लेकिन फिर भी हम रेफरेंस कंपाउंड के द्वारा इसे एलिमिनेट कर देते हैं और उसके बाद में कंपाउंड की मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से काई 2 हम कहते हैं सक्सेप्टिबिलिटी ऑफ सैंपल। अब यहां पर हम क्या करेंगे, काई 2 को ज्ञात करने वाले, देखिए काई 2 इसको किस तरह से निकालेंगे कि हमारे पास में हमेशा डेल एम अवेलेबल है, इसकी वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैलकुलेट कर लेंगे कि एक्सपेरिमेंट से पहले वेट कितना था, उसके बाद में एक्सपेरिमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद में वेट कितना हुआ, तो वो डिफरेंस होगा डेल एम जी इज इक्वल्स टू हाफ काई 2 माइनस काई 1 ए एच स्क्वायर। इसे थोड़ा सा इक्वेट करते हैं। इक्वेट कैसे, हमें क्या निकालनी है, काई 2 को निकालना है, तो हम कहेंगे काई 2 इज इक्वल्स टू, इस वैल्यू को यहां ले लेंगे, इक्वेट करेंगे तो काई 1 ये इधर आने पर प्लस हुई, प्लस ट्वाइस डेल ऑफ एम जी डिवाइडेड बाई ए एच स्क्वायर। अब यहां पर या तो काई 1 की वैल्यू दे दी जाएगी, या फिर ये होगा कि इसकी वैल्यू को हम नेग्लिजिबल मानेंगे। डेल एम को एक्सपेरिमेंटल नोट कर लेते हैं। अब एच हमने कहा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया ऑफ द सैंपल ट्यूब है जो हमेशा हमेशा बिल्कुल फिक्स है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उस सब्सटेंस उस सैंपल के लिए हमें काई 2 का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी कि हम काई 2 को निकाल लेंगे। अब सब्सटेंस अगर डायामैग्नेटिक है तो हम कहते हैं कि नो अपरेंट चेंज इन वेट, या तो उसके वेट में कोई चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी कैसी होती है, बहुत कम होती है, और नेगेटिव भी हम कह सकते हैं कि होती है। दूसरे केस में अगर वो पैरामैग्नेटिक का है तो हम कहते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि कंपाउंड का खुद की अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी है अलाइनमेंट डोमेन की वजह से, तो हम कहते हैं कि अप्लाइड फील्ड और मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी, उस अलाइनमेंट की वजह से हम कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव होगी। अब इसमें भी अगर इसका मान 1 से बहुत ज्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगी, फेरोमैग्नेटिक होगी, और सिर्फ पॉजिटिव होगी, और 1 से कम होगी तो हम कहेंगे कि वो पैरामैग्नेटिक होगी, और अगर नेगेटिव है तो डायामैग्नेटिक होगी। तो थर्ड केस हम कहते हैं फॉर अ डायामैग्नेटिक सैंपल विच इज मैग्नेटिक मच वीकर, क्योंकि उसके लिए वीकर है, सो नेगेटिव मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी इज ऑब्जर्व। तो इस पूरे प्रोसेस को अपन हम कहते हैं गॉय बैलेंस। अब ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी को ज्ञात करने के और कोई मेथड नहीं हो, हमारे पास में फेराडे मेथड भी है, तो एनएमआर मेथड भी होता है, और भी मॉडर्न मेथड है, लेकिन गॉय बैलेंस को हमेशा से प्रेफर किया जाता है इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से। अब अगर बात करें इसकी कमियों की, तो कमियां क्या है कि हमें ट्यूब को फ्रीली लटकाना पड़ता है, तो उस केस में एयर की मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी कहीं ना कहीं होगी तो वो एरर देगी, और दूसरा क्या होगा कि यहाँ पर कंपाउंड को बहुत अत्यधिक मात्रा में लिया जाता है, इस वजह से क्या होगा कि उसके बीच में भी एयर आती है जो कि रिजल्ट में कहीं कहीं एरर देती है। तो इस तरह से आज हमने ये जान लिया कि कंपाउंड को या सैंपल को
मैग्नेट के बीच में रखकर गॉय बैलेंस के द्वारा मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, किस तरह से वो डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, इसको भी गॉय बैलेंस के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसके ऊपर, इस समीकरण के ऊपर हम क्या करते हैं, या एग्जाम में क्या होता है कि चुंबकीय प्रवृत्ति या काई को ज्ञात करने के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि वो न्यूमेरिकल्स आप बड़ी आसानी से अब सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।